इंडियन जुडिशरी का सबसे बड़ा पैराडॉक्स शायद ये है कि ये इंस्टीट्यूशन सबसे ज्यादा ट्रस्टेड भी है और सबसे ज्यादा क्वेश्चनड भी। और 2026 तक आते आते ये कॉन्ट्रडिक्शन और ज्यादा शार्प हो गए हैं। एक तरफ कोर्ट्स डेमोक्रेसी के गार्डियन माने जाते हैं, तो दूसरी तरफ वही कोर्ट्स अब अपनी क्रेडिबिलिटी को लेकर अनप्रेसिडेंटेड स्क्रूटनी फेस कर रहे हैं। क्या हमारे देश का लीगल और पॉलिटिकल लैंडस्केप करप्शन से भरा हुआ है? क्या जुडिशरी और पार्लियामेंट इस वक्त करप्शन और क्रिमिनल केसेस के एलिगेशंस फेस कर रहे हैं? आखिरकार सुप्रीम कोर्ट की लेटेस्ट हियरिंग और एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के लेटेस्ट रिपोर्ट ने ऐसा क्या रिवील किया है जिससे डिस्कशंस और बढ़ गए हैं? हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। बनिए लॉ चक्रा की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए। व्यूअर्स, इस बैकड्रॉप में जब हम CS कर्नन का एपिसोड याद करते हैं तो वो सिर्फ एक पास्ट कंट्रोवर्सी नहीं लगता, वो एक वार्निंग साइन लगता है जो आज के सिस्टम के क्रैक्स को रिफ्लेक्ट करता है। 2017 का वो मोमेंट इंडियन जुडिशियल हिस्ट्री में अनप्रेसिडेंटेड था, जब सुप्रीम कोर्ट ने एक सिटिंग हाई कोर्ट जज को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए जेल भेज दिया। CS कर्नन ने ओपनली 33 जजेस, जिनमें 14 सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के और 19 मद्रास हाई कोर्ट पर करप्शन के एलिगेशंस लगा दिए गए थे। उन्होंने लेटर्स लिखे, नाम दिए और इन्वेस्टिगेशन की डिमांड की, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उन्होंने अपने क्लेम्स के सपोर्ट में कॉन्क्रीट एविडेंस प्रेजेंट नहीं किया। कोर्ट ने इसे सिर्फ एक एलिगेशन नहीं बल्कि इंस्टीट्यूशन पर डायरेक्ट अटैक माना। जजमेंट के दौरान कोर्ट का ऑब्जर्वेशन काफी शार्प था, सच स्टेटमेंट्स मेक द जुडिशियल सिस्टम लुक रिडिकुलस, और शायद इसी लाइन ने पूरे एपिसोड का एसेंस कैप्चर कर दिया। CS कर्नन का केस सिर्फ एक सिंपल कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग नहीं था, ये एक एग्जिस्टेंशियल मोमेंट था जहां जुडिशरी को डिसाइड करना था क्या वो अपने ही एक मेंबर के अगेंस्ट एक्शन ले सकती है, और अगर हाँ तो कितनी एग्रेसिवली। कोर्ट ने एग्रेसिव रूट चूज किया। CS कर्नन को 6 महीने की जेल सेंटेंस दी गई। पहली बार इंडियन हिस्ट्री में किसी सिटिंग हाई कोर्ट जज को इम्प्रिजनमेंट फेस करना पड़ा। लेकिन इस इंसिडेंट का एक और एंगल भी है जो इक्वली अनकंफर्टेबल है। CS कर्नन ने जो एलिगेशंस लगाए उनका क्या हुआ? क्या उनकी इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन हुई? क्या जुडिशरी ने इंटरनली इंट्रोस्पेक्ट किया, या फिर पूरा फोकस सिर्फ कंटेम्प्ट पर शिफ्ट हो गया? क्रिटिक्स का कहना है कि सिस्टम ने एलिगेशन के सब्सटेंस से ज्यादा उनके टोन पर रिएक्ट किया। आज जुडिशरी पर डायरेक्ट करप्शन एलिगेशंस तो कम ओपनली लगते हैं, लेकिन इनडायरेक्ट क्रिटिसिज्म और ट्रस्ट डेफिशिएंट काफी विजिबल है। सोशल मीडिया पर जुडिशियल ऑर्डर्स रेगुलरली क्वेश्चन होते हैं और कई बार जजेस के रिमार्क्स भी कंट्रोवर्सी क्रिएट कर देते हैं। इसी कंटेक्स्ट में एक और इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट आया जब बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट में ये आर्ग्यूमेंट दिया दैट क्रिमिनल्स हैव स्टार्टेड कमिंग इनटू द लीगल प्रोफेशन। ये स्टेटमेंट खुद में एक्सप्लोसिव था, लेकिन कोर्ट का रिस्पांस और भी ज्यादा स्ट्राइकिंग रहा। जस्टिस विक्रमनाथ ने तुरंत पूछा, एंड व्हाट हैपेंस इफ आफ्टर कमिंग इनटू द प्रोफेशन दे बिकम क्रिमिनल्स? व्हाट डू यू डू अगेंस्ट देम? जस्टिस संदीप मेहता ने ऐड किया, वेयर इज द प्रोहिबिशन इन द एडवोकेट्स एक्ट? ये एक्सचेंज एक डीपर प्रॉब्लम को एक्सपोज करता है कि लीगल प्रोफेशन के अंदर अकाउंटेबिलिटी का मैकेनिज्म कितना स्ट्रॉन्ग है। केस KR सुंदरेशन वर्सेस बार काउंसिल ऑफ इंडिया इसी इशू को चैलेंज करता है। मद्रास हाई कोर्ट के 2017 जजमेंट ने ये डायरेक्शन दिया था कि सीरियस क्रिमिनल केसेस फेस करने वाले लॉ ग्रेजुएट्स को एनरोलमेंट से रोका जा सकता है। ये एक प्रिवेंटिव अप्रोच था, सिस्टम में बैड एलिमेंट्स को एंटर होने से रोकने का। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के सामने ये क्वेश्चन आया कि क्या ऐसा बैन फंडामेंटल राइट टू प्रोफेशन वायलेट करता है? पिटिशनर का आर्गुमेंट सिंपल था, आई हैव नॉट बीन कन्विक्टेड। मेरे पेंडिंग केस के बेसिस पर मुझे प्रोफेशन से कैसे रोका जा सकता है? ये आर्गुमेंट इंडियन क्रिमिनल लॉ के कोर प्रिंसिपल को रिफ्लेक्ट करता है, दैट इज प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस। लेकिन दूसरी तरफ BCI का कंसर्न भी जेन्युइन लगता है। अगर सिस्टम में एंट्री ही अनरिस्ट्रिक्टेड हो तो प्रोफेशन की इंटीग्रिटी का क्या होगा? ये टेंशन सिर्फ लीगल प्रोफेशंस तक लिमिटेड नहीं है, ये पूरे पॉलिटिकल और इंस्टीट्यूशनल इकोसिस्टम में विजिबल है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी कि ADR की लेटेस्ट एनालिसिस ने राज्यसभा MPs के एफिडेविट को एग्जामिन करके जो डाटा रिवील किया है वो एक सीरियस डिबेट को जन्म दे रहा है। क्या इंडिया का लॉ मेकिंग बॉडी खुद लीगल स्क्रूटनी के स्टैंडर्ड्स पर खड़ा उतर रहा है? 229 राज्यसभा MPs के एफिडेविट का एनालिसिस बताता है कि 73 MPs यानी कि लगभग 32% के खिलाफ क्रिमिनल केसेस पेंडिंग हैं। इसमें से 36 MPs यानी कि 16% पर सीरियस क्रिमिनल चार्जेस हैं, जिसमें मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर और क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन जैसे एलिगेशंस भी इंक्लूड हैं। ये सिर्फ ऑपोजिशन या किसी एक पार्टी का इशू नहीं है। डाटा क्लियरली शो करता है कि प्रॉब्लम अक्रॉस पार्टी लाइंस एग्जिस्ट करती है। पार्टी वाइज ब्रेकडाउन और भी ज्यादा रिवीलिंग है। भारतीय जनता पार्टी के 27 MPs पर क्रिमिनल केसेस हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस के 12 MPs पर, तृणमूल कांग्रेस के 4 MPs और आम आदमी पार्टी के 4 MPs पर केसेस पेंडिंग हैं। कुछ पार्टीज जैसे कि CPM और BRS के सभी MPs ने क्रिमिनल केसेस डिक्लेयर किए हैं, जो एक शॉकिंग पैटर्न को हाईलाइट करते हैं कि ये इशू आइसोलेटेड नहीं बल्कि सिस्टमैटिक है। सबसे कंसर्निंग एस्पेक्ट ये है कि ये सिर्फ माइनर एलिगेशंस नहीं है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक MP ने मर्डर का केस डिक्लेयर किया है, 4 MPs पर अटेम्प्ट टू मर्डर के केसेस हैं और 3 MPs पर क्राइम अगेंस्ट वुमेन के एलिगेशंस फेस कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जो लॉ बनाते हैं और आयरॉनिकली खुद सीरियस लीगल स्क्रूटनी के अंडर हैं।
एक ऑब्जर्वर ने लिखा, when those who make the law are themselves accused of breaking it, then the burden on courts become heavier than ever. लेकिन कंट्रोवर्सी यहीं खत्म नहीं होती। ADR रिपोर्ट का सेकंड मेजर रिवेलेशन फाइनेंशियल बैकग्राउंड से रिलेटेड है। 229 MPs में से 31 MPs दैट इज 14% बिलियनियर्स हैं, जिनके एसेट 100 करोड़ से ज्यादा है। टोटल डिक्लेयर्ड एसेट 27,638 करोड़ है और एवरेज पर MP 120.6 करोड़ के अराउंड है। ये डिस्पैरिटी भी इक्वली अलार्मिंग है। एक तरफ कुछ MPs के पास 5,000 करोड़ से ज्यादा की वेल्थ है, जैसे बांदी पार्थसारथी और राजेंद्र गुप्ता, और दूसरी तरफ कुछ MPs के पास 3 लाख तक की एसेट्स हैं, जैसे संत बलवीर सिंह। इस एक्सट्रीम इनइक्वालिटी ने एक और डिबेट को ट्रिगर कर दिया है। क्या पार्लियामेंट ग्रेजुअली एक एलीट क्लब बन रहा है, जहां एंट्री के लिए फाइनेंशियल पावर एक साइलेंट क्वालिफिकेशन बन चुकी है? इस बैकड्रॉप में CS कर्णन एपिसोड को दोबारा देखना इंटरेस्टिंग हो जाता है। क्या कर्णन एक रोग जज थे जिन्होंने बेसलेस एलिगेशंस लगाए, या फिर वो एक फ्लॉड विसल ब्लोअर थे जिन्होंने एक अनकंफर्टेबल इशू रेज किया लेकिन रॉन्ग मेथड अडॉप्ट किया? ट्रुथ शायद इन दोनों के बीच कहीं है। आज जुडिशियल और पार्लियामेंट के सामने सबसे बड़ा चैलेंज शायद ये है कि वो अपनी क्रेडिबिलिटी को कैसे मेंटेन करे जब पब्लिक स्क्रूटनी अनप्रेसिडेंटेड लेवल पर है। सोशल मीडिया ने इस डायनामिक को कम्प्लीटली चेंज कर दिया है। हर जजमेंट और पॉलिसी इंस्टेंटली डाइसेक्ट हो रही है, हर रिमार्क हेडलाइन बन जाता है और हर कंट्रोवर्सी वायरल हो जाती है। कुछ लोग कहते हैं कि ये हेल्दी साइन है डेमोक्रेसी में इंस्टीट्यूशंस को क्वेश्चन किया जाना, लेकिन दूसरी तरफ ये भी सच है कि मिस इन्फॉर्मेशन और हाफ ट्रूथ्स भी इक्वली फास्ट स्प्रेड होते हैं। ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज करना एक सॉल्यूशन हो सकता है। इंटरनल अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म्स को स्ट्रेंथन करना भी जरूरी है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है ट्रस्ट। आज 2026 में जब हम लीगल प्रोफेशन को एंट्री स्टैंडर्ड्स, पॉलिटिशियंस के क्रिमिनल रिकॉर्ड्स और जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी के इश्यूज को एक साथ देखते हैं तो एक अनकंफर्टेबल पिक्चर इमर्ज होती है। एक सिस्टम जहां लॉ बनाने वाले, लॉ प्रैक्टिस करने वाले और लॉ इंटरप्रेट करने वाले तीनों लेयर्स पर क्वेश्चंस उठ रहे हैं, और शायद इसीलिए ये डिबेट इतनी इंटेंस है। एक वायरल कोट ने इस पूरी सिचुएशन को समराइज कर दिया, When institutions stop being questioned, democracy dies. But when institutions are constantly doubted, democracy weakens. आपका इन अपडेट्स को लेकर क्या कहना है, हमें जरूर बताइए and keep following us.